हेलो दोस्तों, चलिए अब हम ला के एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि आपके इक्विटी से जुड़ा हुआ है और उसी एक मैगजीन की हम विवेचना करेंगे। डिलेड इफेक्ट्स इक्विटी, विलंब साम्या को पराजित कर देता है। तात्पर्य यह निकलता है कि दोस्तों, साम्या जागरूक की सहायता करती है, न कि उस व्यक्ति की जो अपने अधिकार के प्रति उदासीन रहा है। अर्थ यह निकलता है कि वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति सोता रहा है या जो आलसी रहा है, वह उस व्यक्ति के प्रति साम्या उसका साथ नहीं देती, उसकी सहायता नहीं करती। सबसे पहले आप इस मैगजीन को समझने से पहले आप यह समझिए दोस्तों कि एक सामयिक अधिकार होता है, एक विधिक अधिकार होता है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों अधिकारों को समझना होगा। सामयिक अधिकार क्या होता है आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपका बैंक में एक खाता है और उस खाते में आपने पैसा डाला और वह जो आपके खाते में आपका पैसा है वह आपका विधिक अधिकार है, आप उसे विधिक संपदा कह सकते हैं। लेकिन आप ही के खाते में किसी फ्रेंड ने आपको दिया कि आप मेरा पैसा भी अपने खाते में डाल लीजिए, तो वह जो संपदा है, वह जो उसका प्रॉपर्टी है, वह उसका सामयिक अधिकार हो गया। क्योंकि दोस्तों, वह दावा बैंक से नहीं कर सकता कि यह पैसा मेरा है। आप चाहे तो उस पैसे को हड़प सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, आप उस बैंक पर जो आपका अधिकार है, उस पैसे पर जो आपका अधिकार है, वह आपका लीगल राइट्स हो गया, विधिक संपदा हो गई, और उसका जो अधिकार है वह सामयिक संपदा हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मैगजीन की ओर से। मैगजीन यही कहती है कि वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति सोता रहा है या उदासीन रहा है, साम्या उस व्यक्ति की सहायता नहीं करती। आगे चलेंगे दोस्तों, हम इसमें एक सबसे फेमस केस को लेंगे। इस केस का नाम है ब्राइट वर्सेज लिंगर्टन। इसको न्यायाधीश कैंपबेल ने जजमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि समय में प्रतीक के संबंध में बड़ी खूबसूरती से लक्ष्य किया। उन्होंने साम्या को समय के साथ जोड़ते हुए कहा कि समय के एक हाथ में हंसिया है और दूसरे हाथ में मापक है। मापक मतलब दोस्तों जिससे नापा जाता है, मापा जाता है, हावर ग्लास। तो इक्विटी क्या करती है, उस हंसिए से सबूत को इकट्ठा करती है और उस मापने वाले से उसको मापती है और एक निर्धारित तिथि तक या एक निर्धारित अवधि तक मापती है, और फिर उसके बाद वह एक व्यक्ति की, एक या वादी या प्रतिवादी की सहायता भी करती है जिससे कि उसका बचाव किया जा सके। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर लिमिटेशन एक्ट देख सकेंगे दोस्तों। लिमिटेशन एक्ट यह कहता है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की अवधि अगर आप 3 साल तक वाद नहीं लाते, तो अगर आप 3 साल बाद लाएंगे तो वह वाद नहीं न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा। पहले लिमिटेशन एक्ट नहीं था, उस समय जब इक्विटी थी तो इक्विटी ने कुछ रूल्स बनाए थे, सिद्धांत बनाए थे कि एक परिधि के बाहर अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सोते रहे हैं, आलसी रहे हैं, तो आपके वाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह साम्या ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसे शैथिल्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम एक केस को और देखेंगे जिसका नाम है लिंडसे पेट्रोलियम कंपनी वर्सेज हार्ड। इसमें यह कहा गया दोस्तों कि यद्यपि यह आधार सूत्र व्यक्त रूप से
अथवा समानता के आधार पर अवधि के अधिनियमों से आवृत दृष्टांतों पर लागू नहीं है। मतलब यह निकलता है कि दोस्तों कि यह लिमिटेशन एक्ट से कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन फिर भी इस केस में यह बताया गया दोस्तों कि अगर कोई वादी या प्रतिवादी यह दलील देता है कि साक्ष्य के नष्ट हो जाने के कारण वो उसे साक्ष्य एकत्रित करने में एक अवधि बीत गई जिससे कि वह देर में आया है, तो न्यायालय द्वारा इक्विटी कोर्ट द्वारा यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह साक्ष्य को इकट्ठा करने में इतना टाइम लगा दिया। न्यायालय द्वारा ऐसे वाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम एक फेमस केस और को देखेंगे दोस्तों, जिसमें लॉर्ड कैमंडन ने स्मिथ बनाम क्ले में अपने एक सूत्र को स्पष्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि साम्य न्यायालय नीरस और बासी मांगों को जहां पक्षकार अपने अधिकार के प्रति सोता रहा है और दीर्घ काल तक अपने मौन स्वीकृति देता रहा है, उसको सदैव अस्वीकार किया है। तात्पर्य यह निकलता है कि कोई वादी रहा हो या प्रतिवादी रहा हो, अगर वह अपने अधिकारों के प्रति एक्टिव नहीं है, जागृत नहीं है और वह लेट लपेट करता है या फिर न्यायालय द्वारा बार बार बुलाए जाने पर आश्वासन को टाल दे रहा है और बाद में आता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करेगी। इसके बाद हेनबरी ने साम्या के व्यवहार को 3 तथ्यों के अंतर्गत स्पष्ट किया है। आइए हम उन तथ्यों को देखते हैं। उनका पहला तथ्य है कि पूर्णतः साम्यिक दावों के विषय में बिना किसी परिसीमा नियम का उल्लेख किए अपने विवेक पर साम्यिक अनुतोष स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगी, जब तक विधानमंडल इस परिनियम के अंतर्गत प्रकट रूप से साम्यिक दावे को सम्मिलित नहीं कर देता। इसका कहना यह है दोस्तों कि जैसे कि पूर्णिक साम्यिक दावा, और जब तक एक संसद द्वारा कोई अधिनियम बनाकर उसके बारे में नहीं बताया गया है, तब तक जो इक्विटी कोर्ट होगी वह अपने मन से किसी वाद को स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए वह उसकी स्वेच्छा पर है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ट्रस्ट का मामला ले सकते हैं। ट्रस्ट के बारे में किसी भी प्रकार का निर्धारण सिर्फ इक्विटी कोर्ट द्वारा किया जाता है और उसका निर्धारण किस रूप में करेगी यह इक्विटी के ऊपर निर्भर है। सेकेंड स्टेप देखेंगे दोस्तों। कहा गया है कि यदि प्रतिवादी द्वारा कोई कपट किया गया है और अधिनियमित अवधि के समाप्त होने के बाद तक वादी का कपट का पता नहीं लगा है और यद्यपि कोई उसका दोष नहीं है, तब साम्या मानेगी जिस तिथि का कपट का पता नहीं लगा था वह अवधि पर सीमा में प्रारंभ नहीं होगी। तात्पर्य यह निकलता है दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कपट किया और कपट करने के बाद वादी को तब पता चला जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड 3 साल होता है, तो 3 साल बाद पता चलता है। तो नियम यह है कि वह 3 साल बाद न्यायालय में नहीं जा सकता, लेकिन इक्विटी कोर्ट चांस देती है कि अगर आपके साथ कपट हुआ है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन वह कपट की तिथि कब से मानी जाएगी? जब कपट का पता आपको लगता है। दोस्तों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। भारतीय लिमिटेशन एक्ट 1963 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 467 से 473 तक दीवानी एवं फौजदारी मामलों की परिसीमा के संबंध में प्रावधान करती है। थैंक यू दोस्तों।